नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। ओके दोस्तों, इतिहास के सेगमेंट में हम लोग चल रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा, सबसे पहले हम लोगों ने सल्तनत काल शुरू की। सल्तनत काल में दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने गुलाम वंश को देखा, जो 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। उसके बाद दोस्तों हम लोग खिलजी वंश को देखा। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। और ये भी हमने देखा कि गुलाम वंश में कौन से कार्य हुए और खिलजी वंश में कौन से कार्य हुए। मुख्यतः हम लोगों ने खिलजी वंश में देखा कि बाजार नियंत्रण पर बहुत सारा कार्य किया गया, बहुत सारे युद्ध लड़े गए। अब हम लोग आज दोस्तों तुगलक वंश से संबंधित देखेंगे। तुगलक वंश दोस्तों 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक चला, यानी दोस्तों कुल 94 वर्ष। यानी सल्तनत काल में सबसे लंबा जो शासन रहा वो तुगलक वंश का रहा दोस्तों। ये 94 साल चला। और दोस्तों देखते हैं इसमें जो प्रमुख शासक हुए तुगलक वंश में, पहला शासक था गियासुद्दीन तुगलक। ये दोस्तों 1320 से लेकर के 1325 ईस्वी तक रहा। फिर दूसरे शासक हुए मोहम्मद बिन तुगलक, 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक रहा। उसके बाद दोस्तों फिरोज शाह तुगलक को देखें, 1351 से लेकर के 1388 तक रहा। उसके बाद गियासुद्दीन तुगलक सेकंड, ये दोस्तों 1388 से 1389 ईस्वी तक रहा। उसके बाद अबू बकर 1389 से लेकर के 1390 तक रहा। उसके बाद देखते हैं मोहम्मद शाह, ये दोस्तों 1390 से लेकर के 1394 ईस्वी तक रहा। और दोस्तों अगर तुगलक वंश के अंतिम शासन की बात करें तो वो था दोस्तों नसरुद्दीन महमूद। लेकिन दोस्तों हम पहले ही बता चुके हैं कि सबसे पहले हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि क्या ना पढ़ा जाए। अगर ये हम लोगों ने डिसाइड कर लिया तो हमारा सिलेबस छोटा हो जाएगा। ओके, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग केवल 3 महत्वपूर्ण तुगलक वंश के 3 महत्वपूर्ण शासकों के बारे में देखेंगे। पहला गियासुद्दीन तुगलक, दूसरा फिरोज शाह तुगलक, तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक। इन तीनों के जीवन के बारे में, इन्होंने क्या किया, ये सभी हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं, तुगलक वंश आखिर है क्या। ये दोस्तों तुगलक वंश जो था इसे करोना तुर्क भी कहा जाता था। करोना तुर्क, यहाँ पर लिखा है हमने करोना तुर्क, कोरोना चल रहा है उसी से करोना तुर्क, इसके पहले ही। तो दोस्तों करोना तुर्क होता क्या है उसको हम जान लेते हैं। करोना तुर्क दोस्तों ये होता है कि माता जो हो, माता हिंदू हो और दोस्तों पिता मुस्लिम हो। माता अगर हिंदू हो, पिता मुस्लिम हो, तो इन दोनों के द्वारा जो भी पुत्र प्राप्त होगा, पुत्र पुत्री जो भी प्राप्त हो, उसे हम लोग करोना कहेंगे, उसे हम लोग करोना कहेंगे। तो ये जो था गियासुद्दीन तुगलक यानी तुगलक वंश, ये एक करोना तुर्क था। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे तुगलक वंश की स्थापना किसने की, तो गियासुद्दीन तुगलक ने की। ये दोस्तों दीपालपुर का सूबेदार था। दीपालपुर दोस्तों पंजाब में पड़ता है और वहीं का ये सूबेदार था। और ये दोस्तों खुसरो खां को पराजित कर तुगलक वंश की नींव डाली। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, खुसरो खां को पराजित किया और तुगलक वंश की नींव डाली। आगे देखते हैं, इसके जो पिता थे वो करोना तुर्क थे, ये हमने पहले ही बता दिया। माता हिंदू प्लस पिता मुस्लिम, वही कोरोना हुआ।
करोना तुर्क, इनकी जो माता थी पंजाब के जाट की पुत्री थी। इनकी माता पंजाब के जाट की पुत्री थी और पिता इनके मुस्लिम थे। तो दोनों का जब विवाह हुआ तो ये गियासुद्दीन तुगलक का जन्म हुआ। तो ये करोना का है। आगे देखते हैं, गियासुद्दीन तुगलक के कार्यकाल में ही दोस्तों 29 बार मंगोल आक्रमण हुआ। कितने बार दोस्तों? 29 बार। और दोस्तों इन्होंने उपाधि धारण की गाजी की, यानी काफिरों का घातक। दोस्तों गाजी की उपाधि उस समय में वही ले सकता था, यानी जो कभी हारा ना हो किसी युद्ध में। तो दोस्तों इन्होंने 29 बार मंगोलों के आक्रमण को सहा, यानी मंगोलों को हराया। इसी वजह से इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की। ओके। और उस समय जो कर था दोस्तों, ये कर के रूप में उपज का 1/10वां हिस्सा लेते थे। ओके। आगे देखते हैं, ये दोस्तों नहरों का निर्माण करने वाला पहला शासक था। कुओं का भी निर्माण किया इन्होंने, यानी हम कह सकते हैं तुगलक काल, तुगलक वंश ऐसा वंश था जो कृषि के लिए विशेष कार्य किए। अब ये दोस्तों नहर का निर्माण जो हुआ वो कृषि से ही संबंधित, कुओं का निर्माण हुआ वो भी सिंचाई के लिए और पीने के लिए पानी की व्यवस्था की। और देखते हैं दोस्तों, ये नया नगर बसाया है जिसे कहते हैं तुगलकाबाद, और ये दिल्ली के पास है दोस्तों। और यहीं पर एक दुर्ग बनाया जिसे 56 कोट नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये रोमन शैली में बनाया गया है। ओके। आगे देखते हैं, ये दोस्तों इसके विषय में हुआ क्या, दिल्ली के उस समय जो चिश्ती संप्रदाय के चिश्ती संप्रदाय एक होता था, उसके जो मुख्य थे वो निजामुद्दीन औलिया थे। औलिया जी को इसने यानी गियासुद्दीन तुगलक ने एक पत्र लिखा कि आप भाग जाइए वहां से, नहीं तो हम आपको मार देंगे। तो इन्हीं के विषय में निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि महाराज दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली आइयो तो सही, तब फिर देखा जाएगा। और दोस्तों इसकी जो मृत्यु होती है अफगानपुर में लकड़ी के महल गिर जाने से होती है। दोस्तों ये जाता है बंगाल में। ये क्या करता है दोस्तों, बलबन का पुत्र था एक, बलबन के पुत्र को ये मार देता है। और मारने के बाद वहां से लौटता है तो इसका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक या जौना खां, इसके पुत्र का नाम मोहम्मद बिन तुगलक और बचपन का नाम जौना खां था। उसने अपने पिता को सम्मान देने के लिए एक लकड़ी के महल का निर्माण कराया दोस्तों। उस लकड़ी के महल को बनाने वाला जो वास्तुकार था वो दोस्तों अहमद अयाज था। अहमद अयाज ने लकड़ी का महल बनवाया और उसी महल में उनका स्वागत किया। कौन? जौना खां ने। और दोस्तों जैसे ही वो सिंहासन पर बैठता है, बैठते ही वो लकड़ी का महल गिर जाता है। लकड़ी का महल गिरने से दोस्तों इसकी तो दोस्तों देखा हम लोगों ने। और दोस्तों इसे किसानों का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, इसके कार्यकाल को। देखा था? चलो देखते हैं दोस्तों, अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को इसने क्या करता है, ये लौटा देता है। और दोस्तों किसानों के प्रति उदारवादी नीति अपनाने वाला यह प्रथम शासक था सल्तनत काल का। और दोस्तों किसानों के ऋणों को भी इसने माफ कर दिया, यानी कौन? गियासुद्दीन तुगलक ने। और दोस्तों सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार गियासुद्दीन तुगलक के ही कार्यकाल में हुआ और सर्वाधिक विद्रोह भी इसी के काल में हुआ। दोस्तों अगर विस्तार होगा तो विद्रोह तो होगा ही, जाहिर सी बात है। हाँ आगे देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, ये दोस्तों 1325 से 1351 ईस्वी तक था। और दोस्तों इसके बचपन का जो नाम था
वो था जूना खां या जौना खां। ये दोस्तों दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा हुआ शासक माना जाता है, यानी सर्वाधिक विद्वान शासक माना जाता है ये। इसी के समय में सर्वाधिक विद्रोह हुआ 34 बार, क्योंकि यह गयासुद्दीन तुगलक द्वारा दक्षिण विजय के लिए इसे चुना गया था। और लगभग इसके काल आते आते, यानी जब तक ये राज्याभिषेक इसका हुआ तब तक लगभग पूरा साउथ इंडिया तुगलक वंश के अधिकार में आ गया। ओके, आगे देखते हैं। इसने 5 तरह की योजनाएं, और दोस्तों ये एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि यह एक ऐसा राजा था कि ये बहुत सारी नई नई योजनाओं को बनाया, लेकिन दोस्तों वो सारे असफल हो जाते थे। यानी सोचता तो बहुत अच्छा था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता था। देखते हैं इसकी जो 5 योजनाएं हैं। यह दोस्तों सबसे पहले राजधानी परिवर्तन करता है। राजधानी परिवर्तन करने के बाद दोस्तों ये दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि करता है। तो दोस्तों हम बताते हैं दोस्तों ये अपनी राजधानी जो लाया वो दोस्तों दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद को रखा। वो इसलिए रखा दोस्तों कि दिल्ली से दूर लगभग मध्य भारत में इसने अपनी राजधानी को बनाया। वो इसलिए बनाया कि वहां से दिल्ली की तरफ भी हम लोग देख रेख कर लेंगे और साउथ की तरफ भी देख रेख कर लेंगे। इसीलिए यह अपनी राजधानी यानी दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित किया। और दोस्तों वहां पे इसको बहुत सारी बातें भी कही जाती थी जनता द्वारा कि अगर बाहर निकलेगा तो इसको मार दिया जाएगा। कुछ ये भी डर था, कुछ विद्वान ये भी बताते हैं कि इसके डर से इन्होंने राजधानी अपनी परिवर्तित कर ली। तो जब ये राजधानी परिवर्तित करके वहां जाता है, जाने के बाद ये दिल्ली में अपने सैनिकों को भेजता है कि जाओ जो जो हमारी बुराइयां करता था उसे पकड़ लाओ। तो दोस्तों इसके सैनिक जैसे ही पहुंचते हैं या पहुंचने के बाद देखते हैं कि दिल्ली में कोई जनता नहीं, कोई नागरिक नहीं, सिवाय एक अंधा, एक गूंगे के सिवाय, और कुत्ते बिल्ली भी थे, लेकिन कोई मिला नहीं। यानी ये भी एक असफल ही हुआ, असफल प्रयास हुआ। और दोस्तों दोआब क्षेत्र का जो वृद्धि इसने किया हुआ ये था, जैसे 2 नदियों की भूमि हो, इस क्षेत्र को यानी 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब बोला जाता है। यानी अगर 2 नदियों का बीच का जो क्षेत्र होगा वहां की जो मिट्टी होगी वो काफी उपजाऊ होगी। उपजाऊ होने के साथ पैदा अधिक होगा। तो उसने क्या किया कि इस क्षेत्र में अगर हम कर की वृद्धि कर देंगे तो ज्यादा धन मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उसी वर्ष जिस वर्ष ये किया उसी वर्ष अकाल पड़ गया, फिर गड़बड़ा गया, नहीं हो पाया, ये भी असफल हुआ। और इसने दोस्तों सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की। और सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन दोस्तों करने वाला ये तुगलक वंश का पहला शासक था। और इस मुद्रा को सबसे पहले चीन में शुरू किया गया, और चीन में दोस्तों कबुलाई खान द्वारा शुरू किया गया। ये भी बहुत सफल नहीं हुआ, क्योंकि बहुत से नागरिक फर्जी सिक्के बना दिए थे और वो मार्केट में आ गया था, इसलिए ये भी बेकार हो गया। खुरासान अभियान, ये दोस्तों ईरान यानी मध्य एशिया, ईरान में इसने क्या किया, जीतने के लिए इसने लगभग 3.5 लाख सैनिकों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद क्या करता है, वहां पहुंचने से पहले सभी को वेतन दे देता है, और वेतन पाने के बाद सभी सैनिक भाग जाते हैं। ये भी एक असफल प्रयास हुआ। और उसके बाद कराची अभियान दोस्तों कुमायूं हिमालय में पड़ता है। ये सोचा कि हम चीन के क्षेत्र को पकड़ लें। तो हुआ क्या, अब वहां कुमायूं हिमालय में ठंड अधिक पड़ती थी, वहां पे सैनिक बहुत सारे गए, जिसे कोई बर्फ में दब के मर गया, किसी को प्लेग हो गया। ये भी अभियान इसका बेकार हो गया। यानी कि जो 5 इसकी योजना थी वो असफल हो गई। योजनाएं बनाया लेकिन योजनाएं पूरा नहीं हो सकता था, इसके कारण। और दोस्तों
इसे सलगभरी योजनाओं व क्रूर कृत्यों के लिए भी जाना जाता है। इसे स्वप्नशील, पागल व रक्त पिपासु भी कहा जाता है। और दोस्तों इसकी मृत्यु पर बदायूंनी ने कहा, अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से कुछ न कुछ नया करता रहता था, लेकिन वो सफल नहीं होता था। आगे देखते हैं, कृषि के विकास के लिए इसने अमीरी कोही नामक नवीन विभाग की स्थापना की। और दोस्तों ये जो मुद्रा चलाया, कांसे का फरिश्ता के अनुसार कांसे का चलाया और बरनी के अनुसार तांबे का चलाया मुद्रा। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है इब्ने बतूता, ये मोरक्को का निवासी था। ये 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में ही आया। इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। बाद में इसे राजदूत के रूप में चीन भेज दिया गया 1342 ईस्वी में। और दोस्तों इब्ने बतूता की मशहूर पुस्तक है रहला, जो अरबी भाषा में लिखी गई, यानी तुगलक काल की सारी जानकारी इस रहला पुस्तक में मिल जाती है। इब्ने बतूता पहन के जूता गाना भी बना है दोस्तों। आगे देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दक्षिण भारत में बहमनी व विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक जो थे वो थे हसन गंगू। हसन गंगू थे ये दोस्तों 1347 ईस्वी में इसकी स्थापना की हसन गंगू ने। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों हरिहर व बुक्का, ये दो सगे भाई थे, इन्होंने स्थापना की 1336 ईस्वी में। ओके, आगे देखते हैं, ये दोस्तों निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था ये दोस्तों। यह सल्तनत काल का पहला शासक था जो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और सलार मसूद गाजी की दरगाह पर गया। यानी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में है और सलार मसूद गाजी जो बहराइच में है, वहां की दरगाह पे ये गया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। और दोस्तों ये बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन और अजुधन में शेख मुल्तान, इन संतों की मकबरों को बनवाया। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे देखते हैं, इसकी मृत्यु दोस्तों 20 मार्च 1351 ईस्वी को सिंध के विद्रोह को दबाते समय चट्टा के निकट गोडाल नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, ये दोस्तों अकाल संहिता का भी निर्माण किया, रजिस्टर किसी के आकलन के लिए। ओके दोस्तों, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने फसल चक्र के द्वारा किसानों के पैदा को बढ़ाने का प्रयास किया। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं फिरोज शाह तुगलक। ये दोस्तों 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा। ये दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। इसके पिता को रजब का कहते थे, यानी इनके पिता का नाम, फिरोज शाह तुगलक के पिता का नाम रजब था। इनकी माता जो थी बीबी जैला अबूहर थी। ये राजपूत सरदार रणमल की पुत्री थी। इसने स्वयं को खलीफा का नायब कहा था फिरोज शाह तुगलक ने। और ब्राह्मणों पर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला सुल्तान था ये फिरोज शाह तुगलक। और टोपरा व मेरठ से 2 अशोक स्तंभों को दिल्ली हस्तांतरित किया, ये फिरोज शाह तुगलक। और दोस्तों जगन्नाथ मंदिर व नागरकोट कांगड़ा के ज्वालामुखी मंदिर को इसने ध्वस्त किया। और वहां से दोस्तों 1300 ग्रंथ लूटे और लूट के ला करके इसने उसे अरबी फारसी में उसका अनुवाद करके जो चीजें लिखी गई थी उसको कुछ अपनाया इसने। ओके, आगे देखते हैं, इसने 24 प्रकार के कष्ट कारक करों को, 24 प्रकार के उस समय जो कर लिया जाता था, 24 प्रकार के करों को इसने समाप्त कर दिया। इसमें मुख्य केवल 4 ही रखा। उन चारों में पहला था खराज यानी लगान के रूप में, दूसरा था खुम्स यानी युद्ध में लूटे हुए धन को, और जजिया कर और ज़कात कर। इन चारों ही करों को इसने लागू किया, बाकी करों को समाप्त कर दिया।
ओके, सिंचाई कर के लिए इसने दोस्तों 1/10 भाग लेता था सिंचाई कर, और 5 बड़ी नहर और 1200 बाग व 300 नगर इसने बसाया फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान खैरात की इसने स्थापना की। इसमें अनाथ, विधवाओं, लड़कियों के लिए व्यवस्था किया गया, यानी अनाथों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था की, विधवाओं के लिए भी व्यवस्था की इसने, लड़कियों के शादी के लिए भी व्यवस्था इसने की। और दोस्तों ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सर्वाधिक दास 1,80,000 इसी के शासनकाल में थे। इसने इस दासों के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना की, जो दासों की देखभाल करते थे। और दोस्तों सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया, यानी जैसे मैं किसी पद पर हूँ, हमारे मरने के बाद या हम वो काम ना कर सके तो हमारे पुत्रों को दे दिया जाता था, ये यानी सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया। अपनी आत्मकथा फतुहात फिरोज शाही की रचना इसने की। और दोस्तों दिल्ली में फिरोज शाह कोटला, अभी जब मैच वैच होता है दोस्तों तो देखते हैं फिरोज शाह कोटला, अभी तो उसका नाम बदल गया है, लेकिन फिरोज शाह कोटला जो बनाया गया था वो इन्हीं के नाम पे बनाया गया था। वहां पे इसने एक दुर्ग बनवाया है, और चांदी व तांबे के मिश्रण से इसने सिक्के बनवाए। उन सिक्कों को अद्धा और वृत्त कहा गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसने दोस्तों रोजगार कार्यालय की स्थापना की, मैरिज ब्यूरो की स्थापना की, दारुल सफा यानी खैराती अस्पताल, गरीब असहाय लोगों के इलाज के लिए इसने खैराती अस्पताल की व्यवस्था कराई, यानी दारुल सफा। ओके, और दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि ये है 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया। इसे सच्चा मुसलमान शासक भी कहते हैं। दोस्तों इसने ससगनी नामक सिक्का चलाया, और दोस्तों ये भूमि को ठेके पर देना शुरू किया, भूमि को ठेके पर देता था। और दोस्तों इसने 4 नए नगरों की स्थापना, 4-5 नए नगरों की स्थापना की। उनमें फिरोजाबाद, जौनपुर, फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, ये नगर बसाए। दोस्तों 300 नगरों को इसने बसाया है, लेकिन मोस्ट हम केवल 5 बता रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है, जो आता है। और दोस्तों अंतिम शासक तुगलक वंश का नसरुद्दीन महमूद है। दोस्तों आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसे लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।